स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। आज दुनिया के लार्जेस्ट अनइनहैबिटेड आइलैंड के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक ऐसा आइलैंड जिसे पृथ्वी का मार्स भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे वीरान जगहों में से एक है। इनफैक्ट सबसे वीरान जगह मानी जाती है। लेकिन इसकी कहानी क्या है और क्या इससे मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, किस तरह की मिस्ट्रीज को इससे जोड़कर देखा जाता है, चाहे वो एलियंस के यहाँ पे होने की, मौजूद होने की थ्योरीज हों, या फिर पूरे गांव का गायब हो जाना, ये भी एक मिस्ट्री है। और या फिर नासा पर लगाया गया एक बहुत बड़ा आरोप कि मार्स की तस्वीरें नासा ने इस आइलैंड से ली हैं, क्योंकि ये मार्स की तरह हूबहू दिखता है, इसीलिए इसको मार्स ऑन अर्थ कहा जाता है। तो आज आपको बताने वाले हैं डेवन आइलैंड के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता रहे। आज के एपिसोड की अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है आज से करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक्टिविटी हो रही थी। उस समय पर डेवन आइलैंड का जन्म हुआ। एक तरह से ये बना। आज ये कनाडा के आर्कटिक में एक बंजर ज़मीन, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई, पत्थरों से घिरा हुआ एक तरह का आइलैंड है। लेकिन उस समय पर बताया जाता है कि ये, और ये रिकॉर्ड्स मिले हैं, उस समय पर ये बताया जाता है कि यहाँ पे हरियाली होती थी, हरियाली से भरा हुआ होता था। यहाँ पे वेजिटेशन था, बर्ड्स थी, एनिमल्स थे, सब जगह पेड़ पौधे थे। इस आइलैंड की जो ज़मीन, जो पैलियोज़ोइक एरा के सिल्टस्टोन से, शेल से बनी हुई थी, उस समय पर इस पर जीवन हुआ करता था, जीव जंतु हुआ करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि 39 मिलियन ईयर्स पहले एक 2 किलोमीटर लंबा मीटियोराइट आसमान से सीधा धरती की तरफ गिरता है, और गिरने के बाद सीधा जाके डेवन आइलैंड से टकरा जाता है। डेवन आइलैंड पे जब ये 2 किलोमीटर लंबा मीटियोराइट गिरा, तो यहाँ उसने 23 किलोमीटर का लंबा एक गड्ढा, और काफ़ी गहरा गड्ढा, वो कर दिया। यही वो गड्ढा है जिसे आज हॉटन इम्पैक्ट क्रेटर कहा जाता है। इसे आप तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जब से गूगल मैप्स ने यहाँ पे, जो गूगल अर्थ है, उसने भी यहाँ पे इस एरिया को मैप किया है उसके बाद, तो अब इसको आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यही वो गड्ढा था जो उस समय पर एक झील बन गया। लाखों सालों तक बताया जाता है ये झील की तरह ही रहा, वहाँ पे एक लेक बन गया डेवन आइलैंड का। लेकिन आज के समय पर अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, उस जगह को देखेंगे, हॉटन क्रेटर को देखेंगे, तो ये एक बंजर ज़मीन की तरह दिखता है और हूबहू मार्स जैसा, प्लेनेट मार्स जैसा दिखता है। इसलिए साइंटिस्ट इसे मार्स ऑन अर्थ कहते हैं। आज से हज़ारों साल पहले, अब आ जाते हैं आज जब हम जिस 2025 में, हज़ारों साल पहले इंडिजिनस ग्रुप्स, प्री डॉर्सेट, डॉर्सेट, थुली, ये सारे के सारे जो ग्रुप्स थे, जो कि मॉडर्न जो आज के इन्यूट ग्रुप हैं, उनके एंसेस्टर्स हैं, ये सब डेवन आइलैंड पर आए और इनके पुख्ता सबूत मिलते हैं। इन्होंने अपने वहाँ पे प्रॉपर सबूत भी छोड़े, और ये बात कंफर्म होती है क्योंकि पोर्ट रिफ्यूज जो है, जो इस आइलैंड पर नॉर्थ वेस्टर्न टिप पर बनाया गया है, वहाँ एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है। वहाँ से 4000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, स्टोन टूल्स, बोन फ्रेगमेंट्स, यहाँ तक कि मेडिवल टाइम के ग्रीनलैंड के जो विकिंग कॉलोनीज़ होती थी, उनके ट्रेड के क्लूज़ यहाँ से मिले हैं। तो ये सब फैक्ट जो हैं वो एक्सकवेशन के दौरान, जब इस आइलैंड पर, डेवन आइलैंड पर तमाम लोगों ने रिसर्च की, एक्सप्लोरर्स यहाँ पे गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसके बाद मिले हैं। तो हुआ क्या कि हज़ारों साल पहले ये जो प्री डॉर्सेट, डॉर्सेट और थुली ट्राइब थे, जो ग्रुप्स थे, ये सब यहाँ पे पहुँचे। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी देखा गया कि जो थुली इंडिजिनस ग्रुप है, उनके आर्टिफैक्ट्स में एशियाटिक आइटम्स मिले, यानी एशिया के कई सारे ऐसे आइटम मिले। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि जब ये ग्रुप्स यहाँ पे रहते होंगे उस समय पर, तो सवाल ये है सामने कि आर्कटिक तक ये सब आइटम्स एशिया से पहुँचे कैसे। रिसर्चर्स इस पर यह कहते हैं कि शायद एंशिएंट ट्रेड जो है, उसके रूट्स इतने कॉम्प्लेक्स थे, वो लोग यहाँ से किस तरह से डेवन आइलैंड पर सामान पहुँचाते होंगे, इस तरह के रूट्स थे जिन्हें आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। तो खैर, डेवन आइलैंड जो था, वहाँ पे ये सब रहते थे हज़ारों साल पहले। लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, जो वेदर है, उस समय पर ऑलमोस्ट -40 से -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर गिरता था। साल भर भारी बर्फ़ रहती थी, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों से पूरा आइलैंड ढका रहता था। जब यहाँ से पहले आप देखिए कि करोड़ों साल पहले वेजिटेशन था, हरियाली थी, बाद में ये पूरा बर्फ़ से ढक गया, उसके बाद आज ये बंजर ज़मीन की तरह दिखता है। बर्फ़ आज भी दिखती है वहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर 15-16 डिग्री तक आज भी जाता है। तो क्या हुआ उस समय पर कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी इस पूरे आइलैंड की, जहाँ पे उस समय पर साल भर बर्फ़ से ढका रहना, उस समय 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो था गिरता था, तेज़ हवाएं जो कभी रुकती नहीं थी, इनकी वजह से कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट जो था, यानी इंसान जो था, वो यहाँ कभी रह ही नहीं पाया। कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ कभी बन ही नहीं पाया। इतिहास से ही जो भी लोग यहाँ पे रहने आए,
वो समय के साथ इस जगह से गायब हो गए, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से ख़त्म होते गए। और ये बात आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और क्लाइमेट डेटा से भी पता चलती है। यहाँ रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये इस तरह की बात बताई जाती है। खैर, अब आते हैं हमारे आज के समय पर, जब हमें इसके रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है इस आइलैंड की। तो साल 1616 से डेवन आइलैंड की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत हुई। यूरोपियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बायलेट और विलियम बेफिन ने अपनी जर्नी के दौरान में, जब ये लोग एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया को निकलते थे, अलग अलग सी रूट्स को निकलते थे, अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने इस जगह को पहली बार देखा। अच्छा, आपको बता दें उस समय पर इसका डेवन आइलैंड नाम भी नहीं था, इस जगह को कोई नाम नहीं दिया गया था। तो जब उन्होंने पहली बार इस जगह को देखा, वो अपने ट्रैवल लॉग्स में ये बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि तब पहली बार उन्होंने इस जगह का नाम रखा था नॉर्थ डेवन। नॉर्थ डेवन रखा गया था इंग्लैंड के डेवन रीजन के नाम पर इसका, बाद में इसे डेवन आइलैंड कहा जाने लगा। सामने ये आता है कि यही वो एक खोज थी एक तरह से डेवन आइलैंड की, जो उसका नाम नॉर्थ डेवन रखा गया। इसी ने आर्कटिक एक्सप्लोरेशन का एक पूरी तरह से रिसर्चर्स के लिए, एक्सप्लोरर्स के लिए एक नया चैप्टर खोल दिया था। उसके बाद हुआ यही, तमाम सारे एक्सप्लोरर यहाँ पे पहुँचे। 1819 से 20 तक इस एक साल के दौरान में 1819 और 20 में विलियम एडवर्ड पेरी ने इस आइलैंड के साउथ कोस्ट को मैप किया। वो यहाँ पे पहुँचे, साउथ कोस्ट जो था इस पूरे आइलैंड का, वहाँ पे जाके उसको देखा। 1850 में एडविन हेवन जो थे, उन्होंने ग्रेनल पेनिनसुला को देखा, जो इस आइलैंड का नॉर्थ वेस्ट के तरफ एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है। ये सारे एक्सप्लोरेशन थे, ये सब सरफेस पर तो हो रहे थे, लेकिन किसी को भी अभी तक ये नहीं पता था कि असली राज डेवन आइलैंड का क्या है, यहाँ पे और पहले कितने लोग रह चुके हैं, क्या यहाँ पे ज़मीन के नीचे अगर देखा जाए, बर्फ़ को खोद कर एक्सकवेट करके अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या निकलेगा, जो लेक है डेवन आइलैंड पर जो जम जाता है अचानक से, उसके अंदर क्या क्या निकलेगा। तो ये सब जो थे वो राज थे जो अभी तक छुपे हुए थे, जिनको अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को, जर्नी को आसान और मजबूत बनाता हुआ है। हमारे सारे क्लासेस, सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं और जल्दी ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं। स्क्रीन पर आपको जो बैचेस दिख रहे हैं शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए एक लिंक पर, लिंक आपको मिलेगा। क्लिक करेंगे तो आपको जो प्राइस दिखेगा उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाएंगे आप VJ लाइव कोड के साथ। ये आपका कोड है, इसको लगाना मत भूलिएगा। इस कोड को लगाते अपनी तैयारी को मजबूत, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। साल 1845 था। डेवन आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये वो समय था जब सबसे बड़ा एक एक्सपीडिशन यहाँ पे शुरू हुआ। इसी साल फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन, सर जॉन फ्रैंकलिन थे, एक ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर थे। वो अपने करीबन 129 क्रू मेंबर्स के साथ में 2 शिप्स पर, एक थी HMS एयरबस और एक थी HMS टेरर, इन दोनों पर सवार होकर नॉर्थ वेस्ट पैसेज को मैप करने के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं, अपने निकलते हैं। रास्ते में डेवन आइलैंड भी आना था क्योंककि ये वहीं पे जाने वाले थे। ओवरऑल इनका कंसेप्ट ही वही था कि भाई यहाँ पे पहुँचा जाएगा, इसको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये एक्सपीडिशन था पूरा एक 129 लोग और उनके साथ में सर जॉन फ्रैंकलिन। तो ये बेसिकली एक सी रूट था, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस को आर्कटिक से कनेक्ट करता था। लेकिन डेवन आइलैंड के पास आते आते जो शिप्स थे, दोनों ही HMS टेरर, HMS एयरबस, दोनों ही आइस में मतलब फंस जाते हैं बुरी तरह से। बीचों बीच बर्फ़ आसपास, जो जिस समंदर पे वो थे आसपास, वहाँ पे बर्फ़ आ जाती है, वो उसमें फंस जाते हैं। मदद करने वाला कोई था नहीं। और आप ये देखिए कि क्योंकि ये 1845 की बात है, दुनिया के कई सारे लोगों को, इनफैक्ट कई सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इस जगह के नाम के बारे में भी नहीं पता था, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है ये भी नहीं पता था। तो बेसिकली बैकअप जो था वो फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन के पास पहुंचा ही नहीं, बैकअप उनके पास आया नहीं। HMS एयरबस और HMS टेरर का जो क्रू था उसका आज तक कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ गया। कुछ क्लूज़ मिले, कुछ सुराग मिलते गए समय के साथ, जब और एक्सकवेशन किया गया, यहाँ पे एक्सप्लोरर्स पहुँचे, रिसर्चर्स पहुँचे, सर्च पार्टीज़ पहुँची, तब ये सब सुराग मिलते गए। लेकिन आज तक वो लोग एग्जैक्टली सारे 129 लोग कहाँ गए इसके बारे में कुछ पता नहीं। खैर, सर्च पार्टीज़ जो थी कई सालों के बाद यहाँ पे उनको भेजा जाता रहा लगातार। 45 में गया था, 1845 में जो फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन था। 1850 में आप देखिए कि एक सर्च पार्टी पहुँची, तब जाके पहली बार उसको एक सुराग मिला था इस पूरे टीम का, इस पूरी पार्टी का। तो जो सर्च पार्टी थी बेसिकली वो डेवन आइलैंड पर पहुँचती है। फ्रैंकलिन का जो क्रू था उसका पहला सुराग उनको यहाँ से मिलता है। एक रैक उनको मिली जो खोदा जाता है, जिससे नेचुरलिस्ट कई बार अपने पास में ऐसी रैक जो होती है उनको रखते हैं गार्डन्स में, जंगलों में खुदाई करने के लिए। तो ये एक रैक थी, वो यहाँ से मिलती है उनको। दूसरी चीज़ उनको मिली एक
कैनवास जिसमें टेरर लिखा हुआ था। हो सकता है कि ये HMS टेरर का ही एक हिस्सा हो, टुकड़ा हो, तो ये मिला। इसके साथ ही उनको यहाँ से 700 खाली लीड के मीट टिन्स मिलते हैं, कुछ कपड़े मिलते हैं, रस्सियाँ मिलती हैं और पाइप मिलते हैं। अब ये सारा जो सामान था, आप समझ सकते हैं 129 लोग 5 साल पहले यहाँ से जो गायब हुए हैं, उन्हीं का सामान हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और एक्सपीडिशन पार्टी यहाँ पे आई नहीं है। सर्च पार्टी ये समझ चुकी थी कि जो क्रू था वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यहाँ की बुरी तरह फंस गया था, अपने सर्वाइवल के लिए लगातार अपने अंतिम समय तक यहाँ पे लड़ता रहा। और इसके बाद ये और देखा गया यहाँ पे सर्च पार्टी के द्वारा 1850 में कि डेवन आइलैंड के पास एक बीची आइलैंड है, वहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ मिली थी। 3 बॉडीज़ बेसिकली वो पूरी तरह से जम चुकी थी। उनमें से जो बाद में शिनाख्त की गई, तब पता चला कि एक थी ऑफिसर जॉन टॉरिंगटन की, एक थी रॉयल मरीन विलियम ब्रेन की और एक थी सीमैन जॉन हार्टनेल की। इन तीनों ऑफिसर्स की ग्रेव जो है वो आज भी उस जगह पर मौजूद है। वहाँ पे उनके लिए एक बाकायदा स्मारक बनाया गया है, स्मारक के तौर पर वहाँ पे उनको बनाया गया है और वो वहीं पे है, जो याद दिलाती हैं कि आखिर कैसे किस तरह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ये एक्सपीडिशन क्रू जो था लास्ट टाइम तक अपने तमाम सारी दिक्कतों के बाद भी भूख से, ठंड से, लीड पॉइजनिंग से, इन बीमारियों से अपने अंतिम समय तक लड़ते लड़ते यहाँ पे रुका रहा है। इसके बाद साल 1852 में सर एडवर्ड बेल्चर ने, यानी कि 2 साल के बाद में 1850 में जो पार्टी गई थी उसके, सर एडवर्ड बेल्चर ने एक बार आखिरी रेस्क्यू जो था वो ट्राई किया यहाँ से। और भी वो गए थे चीज़ों को निकालने के लिए कि वो जो फ्रैंकलिन एक्सपेडिशन था, वो पूरी टीम इतने सारे लोगों की, उसका कुछ और सुराग मिले, कुछ और कहीं लोग मिल जाए। तो वो यहाँ पहुँचे और बाद में उन्होंने यहाँ पे जब कुछ भी नहीं मिला है तो पोर्ट रिफ्यूज को, जो ये जगह थी नॉर्थ वेस्टर्न टिप पर इस आइलैंड के, उसे नेशनल हिस्टोरिक साइट बनाया। ये ऐसी साइट है जिसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मिलेगा। और वहाँ पे इसको नेशनल हिस्टोरिक साइट बनाया गया। लेकिन फिर भी उन्हें भी फ्रैंकलिन का, जो जॉन फ्रैंकलिन थे, फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन था, इनके और बाकी लोगों का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। 1942 में, साल आगे 1942, अब देखिए, अब कनाडा ने आर्कटिक में, क्योंकि अब ये वो समय है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो भी तमाम सारे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, लोग एक दूसरे की टेरिटरीज़ पर कब्जा कर रहे थे। तो अब क्योंकि ये एरिया जो है डेवन आइलैंड, ये कैनेडियन रीजन में पड़ता है, कनाडा ने आर्कटिक में अपनी सवर्निटी दिखाने के लिए डुंडास हार्बर पर एक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, RCMP जिसे कहते हैं, उसका आउटपोस्ट बना दिया। यानी डेवन आइलैंड पर एक आउटपोस्ट बनाया जाता है पुलिस का, RCMP, ये यहाँ पे रहता था। अब ये जो है एक सॉलिड जियोपॉलिटिकल मूव था, जिससे कि फॉरेन नेशंस को ये बताया जा सके कि भाई आर्कटिक पे जो क्लेम है वो कनाडा का, इस तरह से उनको यहाँ पे क्लेम करने से रोका जा सके डेवन आइलैंड पे, वरना कोई और टेरिटरी अपनी बना लेता उसे। इसके बाद ये जो पुलिस आउटपोस्ट कनाडा ने यहाँ पे बनाया था अपना, वहाँ पे कुछ 1-2 पुलिस वालों को भेजा जाता रहा, जिससे कि शिफ्ट में उनको भेजा जाता था कि वो लोग वहाँ पे रहें, वापस आ जाएं, जिससे वो भी नॉर्मल बने रहें, उनके भी हेल्थ पे कोई फ़र्क ना पड़े और रीजन जो है वो भी इनके एक तरह से उनके क्लेम पर रहे। हुआ क्या कि इसके बाद 1933 आया। 1933 में हडसन्स बे कंपनी ने इस आउटपोस्ट को लीज़ पर लिया और लीज़ पर लेने के बाद यहाँ पे 52 जो इन्यूट फैमिलीज़ थी, इन्यूट ग्रुप की 52 फैमिलीज़ को यहाँ पे भेजा, ज़बरदस्ती एक तरह से उनको रिलोकेट यहाँ करवाया गया, जिससे कि वो यहाँ पे रहना शुरू करें। अच्छा, इन्यूट फैमिलीज़ को क्यों भेजा गया था? क्योंकि ये लोग जाने जाते हैं इस तरह की हार्ड वेदर कंडीशंस में, खासकर बर्फ़ के एरियाज़ में यहाँ रहने के लिए मतलब वो यहाँ पे रिसोर्स अपनी बना लेते हैं, यहाँ पे वो ऐसे कंडीशंस में रह सकते हैं, आर्कटिक में खासकर। तो इन्यूट फैमिलीज़ को, करीबन 52 ऐसी फैमिलीज़ तो उनको यहाँ भेजा जाता है। लेकिन यहाँ उन फैमिलीज़ के साथ में क्या हुआ वो सुनिए। डेवन आइलैंड का जो क्लाइमेट, बंजर ज़मीन, -30 -35 डिग्री तक का जो टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, तेज़ हवाएं, इसने ये जो नया सेटलमेंट यहाँ पे बसने वाला था, ह्यूमन सेटलमेंट, एक बार फिर से उसको डिज़ास्टर बना दिया, एक बार फिर से उसको बहुत बड़ा धक्का दिया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बताते हैं कि 1936 तक, यानी कि 3 साल के बाद ही, 3 साल के अंदर जितनी भी सारी इन्यूट फैमिलीज़ थी जिनको यहाँ पे ज़बरदस्ती रिलोकेट कराया गया था, ये सारी यहाँ से जा चुकी थी। ये सब, इनमें से कई लोग मारे जा चुके थे, कई लोग यहाँ से छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद 1940s में एक बार और फिर से ट्राई किया गया कि इसी कंपनी के द्वारा कि यहाँ पे फिर से लोगों को बसावट की जाए, यहाँ पे बसाया जाए उनको, लेकिन ये भी ट्राई फेल हो गया। और फाइनली 1951 तक तो आते आते ये देखा कि जो डुंडास हार्बर बनाया गया था, RCMP जो पोस्ट था पुलिस का, कैनेडियन पुलिस का, वो भी पूरी तरह से खाली हो गया था। कोई भी यहाँ पे रह ही नहीं सकता था। आज डेवन आइलैंड के डुंडास हार्बर में सिर्फ टूटे फूटे जो बिल्डिंग्स जो उस समय पर बनाई गई कैनेडियन पुलिस के द्वारा, वो हैं, खंडर जो हैं वो बचे हुए हैं, और एक छोटी सी सिमेट्री भी है।
एक ऐसा छोटा सा कब्रिस्तान भी है वहाँ पे जहाँ पे 2 RCMP के ऑफिसर्स, एक इनुइट ग्रुप की लड़की, मतलब ये जो फैमिलीज़ इन्होंने 52 यहाँ पे ज़बरदस्ती बसवाई थी, वहाँ की कई लोग तो गायब हो गए, लेकिन उनमें से एक ऐसी लड़की थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की, जिसकी यहाँ पे ग्रेव्स हैं। यहाँ इनकी बॉडीज़ जो थी उनको दफना दिया गया था। 2 RCMP के, रॉयल कैनेडियन पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ पे शहीद हो गए थे, वो भी यहाँ पे मारे गए इस वेदर की वजह से। ये जो सिमेट्री है, फैक्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि दुनिया का सबसे नॉर्थ मोस्ट सिमेट्री है। उस इन्यूट लड़की का जो ग्रेव है वो अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड ग्रेव है। वो आज भी ये सवाल खड़ी करती है जब आप उसको देखते हैं कि आखिर उसकी डेथ का कॉज क्या था, उसका डेथ का रियल कॉज क्या था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में इसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसकी डेथ के रीज़न का कंफर्म करता है कि आखिर उसकी डेथ का रीज़न क्या था, क्या वो इस क्लाइमेटिक वेदर से ही उसकी डेथ हुई है या क्या हुआ है उसके साथ में। तो ये जो है, ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवन आइलैंड को मिस्टीरियस बना देती हैं, वहाँ पे लोग रह नहीं पाते। डेवन आइलैंड से एक और मिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस रीजन के पास में एक लेक है, एक झील है, आगीकुनी जो है, बताते हैं उसके बारे में कि नवंबर 1930 में एक फर ट्रैपर बेसिकली कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आर्कटिक या ऐसी बर्फ़ की जगह पे जाते हैं, जो फर वाले जानवर होते हैं उनके वो फर कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं, उसको आगे जाके ट्रेड करते हैं। तो एक फर ट्रैपर जो लेबल ने लेक अग्नि में के पास में एक इन्यूट विलेज को देखा था 1930 में। अब ये हो सकता है वही विलेज हो जिनको RCMP ने बसवाया था, वहाँ पे रुकवाया था, ज़बरदस्ती रिलोकेट कराया था। तो वो बताते हैं जो लेबल कि यहाँ पे उन्होंने एक इन्यूट फैमिली का पूरा 27 लोगों के मेंबर की फैमिली थी, उसका एक विलेज देखा था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वहाँ पे उन्होंने कायक्स देखी थी, कपड़े देखे थे, राइफल्स देखी थी, आधा खाया हुआ खाना देखा जब वो यहाँ पे पहुँचे। लेकिन वो 25 विलेजर कहाँ गए? 25 से 27 जो विलेजर थे, उनके बच्चे थे, ये पूरी तरह से यहाँ से गायब थे। वो सडनली कहाँ चले गए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। ना उनके कोई फुटप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल का साइन था वहाँ पे, कुछ भी चीज़ नहीं मिली। RCMP ने भी इसको सर्च किया था। ये एक मिस्ट्री है जो आप देखिए कि इन्यूट लोगों को जहाँ बसवाया गया था यहाँ पे, इसमें वो गायब कैसे हुए, उससे जुड़ी हुई है। RCMP ने भी जब सर्च किया तो उनको भी यहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन इसके बाद एक और फर ट्रैपर थे, आर्मंड लॉरेंट। उन्होंने बाद में कहा कि ये वो समय था जब यहाँ पे कई बार हमने सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को आसमान में उड़ते हुए देखा है। वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जिनमें से ब्लू लाइट्स, नीली कलर की लाइट्स निकलती थी। और यहीं से ये जो एलियन एब्डक्शन की थ्योरीज़ हैं वो डेवन आइलैंड से जुड़ जाती हैं। डेवन आइलैंड से ये बताया जाता है कि ये वो समय था 1930s 1936 के बीच में, जब कई सारी एलियन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे देखा गया है, ऊपर से उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ से ये थ्योरी निकलती है। खैर, अब 1960 आता है, यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई डेवन आइलैंड को लेकर। आर्कटिक इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने ट्रू लव लोलैंड में डेवन आइलैंड रिसर्च स्टेशन बनाया। अब ये जो जगह थी ट्रू लव लोलैंड, यहाँ पे ये जगह जो थी वो थोड़ी सी राहत देती थी बाकी के पूरे डेवन आइलैंड से, क्योंकि यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर जो था वो 4 डिग्री तक भी जाता, 4 से 8 डिग्री तक रहता था टेम्परेचर। 40 से 45 दिन तक जो था वो स्नो फ्री रहता था ये एरिया। बाकी साल भर स्नो रहती थी, वहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ रहता था, लेकिन 40-45 दिन ऐसे मिलते थे बीच में जहाँ पे स्नो फ्री रहता था। और थोड़ा बहुत वहाँ पे वेजिटेशन भी था, यानी कि आप देखिए कि हरियाली भी होती थी, मॉस एंड लिंचिन, जो लिंचिन्स है ये सब भी यहाँ पे देखी जाती थी। वाइल्ड लाइफ है वो देखी जाती है, जो मस्क ऑक्सन होता है, फॉक्स होती हैं, आर्कटिक फॉक्स, बर्ड्स, तो ये सब को भी इनको यहाँ पे देखा जाता था। तो ये सारी जो जगह थी बेसिकली इस तरह का था ये कि लोगों के रहने के लिए, या मान लीजिए यहाँ पे अगर रिसर्च स्टेशन बनाना है तो उसके लिए यहाँ से पूरे डेवन आइलैंड को रिसर्च किया जा सकता है, वहाँ पे जो टीम्स आती हैं उनको भेजा जा सकता है। तो उसके लिए उसके लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती थी। और यही स्टेशन अब आज के समय पे और उस समय से भी साइंटिस्ट के लिए एक ऐसा बेस बना जहाँ पे उन्होंने जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी की स्टडीज़ की लगातार डेवन आइलैंड के पास में रहकर, वहाँ पे रहकर उस जगह के बारे में जाना। 2007 में ये भी पता चला कि प्यूजिला डार्विनी जो सील होते हैं उनके एंसेस्टर्स थे, उनके फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं। आप देखिए कि अब इस तरह की स्टडी हो रही है उस स्टेशन पे रहने के बाद कि प्यूजिला डार्विनी के फॉसिल्स निकाल लिए गए, उसको प्रॉपर आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने ये एक्सकवेशन किया, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। ये एक इतनी बड़ी खोज इसको माना जाता है 2007 में डेवन आइलैंड से निकली हुई कि एक सील के जो एंसेस्टर, बहुत करोड़ों सालों पुराने ऐसे जीव
उनके जब फॉसिल यहाँ पे मिले हैं तो ये फॉसिल जो है वो एक और सवाल यहाँ पे छोड़ते हैं लोगों के दिमाग में, और साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या डेवन आइलैंड के जो झील है, जो उसका लेक है, उसको अगर ठीक से उसको एक्सकवेशन उसका किया जाए, सी एक्सप्लोरेशन किया जाए, तो क्या यहाँ पे और पुराने कई करोड़ों लाखों साल पुराने जो जीव जंतु हैं उनके भी यहाँ से सुराग मिलेंगे? क्या उनके निशान जो हैं वो आज भी मिल सकते हैं? ज़िंदगी के और भी निशान यहाँ पे पहले रह चुके हैं डेवन आइलैंड पर, तो इसकी भी जो खोज है वो भी अभी लगातार की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं 1997 में एक और बड़ी चीज़ हुई डेवन आइलैंड पर। नासा और मार्स सोसाइटी के लिए उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा काम किया। उन्होंने क्योंकि ये देखा कि जो हॉटन क्रेटर है, जो 2 किलोमीटर का मीटियोराइट गिरा था स्पेस से, आसमान से यहाँ पे, उसने एक बहुत बड़ा 27 किलोमीटर का, करीबन 23 किलोमीटर का, माफ़ कीजिएगा, गड्ढा जो था वो कर दिया था। उन्होंने ये देखा कि जो हॉटन क्रेटर है उसका जो पूरा टेरेन है, यानी कि वो पूरी जो ज़मीन है वो मार्स जैसी दिखती है। तो यहाँ मार्स सोसाइटी ने और नासा ने क्या किया कि एक तरह से इस पूरी एरिया को अपने लिए मार्स प्रोजेक्ट के लिए, हॉटन मार्स प्रोजेक्ट जो है HMP, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया। नासा ने कंफर्म किया, नासा के रिकॉर्ड से भी ये कंफर्म है कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। मार्स पे जो भी लोग जाते हैं या स्पेस में जिनको भेजा जाना होता है, स्पेसिफिकली मार्स में, उनको यहाँ पे पहले भेजा जाता है। यहाँ ये HMP जो है वो चलता है डेवन आइलैंड पर, नासा का। यहाँ साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस सूट्स में, रोवर्स में ड्रिल टेस्ट करते हैं अपनी, एक तरह से मार्स की जो मार्स आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है F मार्स, तो मार्स सोसाइटी जैसे चलाती है। 2004 में वो अपने कई लोगों को यहाँ पे भेज चुके हैं, और उस समय वो अपने तीसरे सीज़न में थी, ये जो F मार्स सोसाइटी थी। तब उन्होंने 5 साइंटिस्ट को 2004 में और 2 जर्नलिस्ट को मार्स लाइक कंडीशंस में काम करने के लिए यहाँ पे भेजा था डेवन आइलैंड पर। और F मार्स के जो लॉग्स हैं उनमें भी इसको नोट डाउन किया गया। ये पूरी तरह से पुख्ता सबूत है इसके सामने। 2007 में सबसे लंबा जो सिमुलेशन है वो हुआ यहाँ पे, अप्रैल से अगस्त तक 20 साइंटिफिक स्टडीज़ यहाँ पे इस एरिया में की गई। 2013 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जो है हैंसन, और उन्होंने हॉटन क्रेटर के अंदर ट्रेनिंग किया, क्योंकि वो मार्स और मून के जो एस्ट्रॉयड मिशंस थे उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पे जाने वाले थे। 2019 में फाइनली गूगल स्ट्रीट व्यू ने डेवन आइलैंड के कई सारे हिस्सों को मैप किया, जिससे कि लोग जो हैं वो इस मार्स जैसे लैंडस्केप को वर्चुअली देख सकें। अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं तो आप गूगल अर्थ पे जाके, गूगल स्ट्रीट व्यू पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवन आइलैंड आखिर में जो हॉटन क्रेटर है वो किस तरह से सेम टू सेम हूबहू मार्स जैसा दिखता है, प्लैनेट मार्स जैसा। अच्छा, वो आपको ये भी बता देंगे यहाँ पे जितने भी ये क्रू लोगों के जाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जब भी यहाँ पे रहते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं ऊपर आसमान में, इस डेवन आइलैंड के ऊपर, जो अनएक्सप्लेन्ड है। उन्होंने कहा है कि आसमान में हमें कई बार लाइट्स, अलग तरह की ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिखते हैं। UFO थ्योरीज जो हैं उनको यहाँ से एक तरह से हाइप मिलता है, लोग जो अपनी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो आज भी ये बात होती है कि डेवन आइलैंड जो है वहाँ पे UFOs आते हैं, दिखते हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, हॉटन क्रेटर की जो रॉक्स हैं, जो एंशिएंट उसका लेक सेडिमेंट है, अभी उसकी स्टडी लगातार हो रही है। मार्स जैसा एनवायरनमेंट जो है उसको समझने की कोशिश हो रही है कि क्या अर्ली लाइफ के जो क्रूज हैं वो यहाँ पे पहले के मिल सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस समय तो इसको दुनिया का सबसे वीरान जगह कहा जाता है, मोस्ट अनहैबिटेड आइलैंड। खैर, समय के साथ आगे बढ़ते हुए डेवन में गायब हुए जो फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन क्रू के 2 शिप थे, HMS एयरबस, HMS टेरर, जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में एपिसोड के बताया था, इनके एक और सबूत मिले। इनफैक्ट इनका एक आखिरी सबूत एक तरह से इसको देखा जा सकता है। इस घटना के, जब ये घटना हुई थी उसके करीबन 162 साल बाद, करीबन 1800 कुछ में ये घटना हुई थी, और 62 साल बाद, 162 साल बाद माफ़ कीजिएगा, 2014 में आज हमारे पास में, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे आइसोलेटेड एरियाज़ में एक्सपीडिशन करने के लिए पहले के मुकाबले बहुत आसान इसको बना देती हैं ये सब। तो ये सब के बाद में यहाँ 2014 से 2016 में हाई टेक इक्विप जो एक्सप्लोरर्स थे वो डेवन आइलैंड पहुँचे, और उन्होंने HMS एयरबस और HMS टेरर के जो रैक्स थे वो फाइनली उन्हें न्यूनावुट के पानी से मिल गए। दोनों शिप्स के जो रैक्स थे, उनका मलबा था, वो न्यूनावुट में पानी से निकाले गए हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी, एक आरोप कहा जाए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाए, ये आप डिसाइड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक बात है जो डेवन आइलैंड के साथ जुड़ी है। कहते हैं कि डेवन आइलैंड का मार्स लाइक टेरेन जो है उसे नासा ने अपने लिए यूज़ किया है। इसकी वजह से कई बार ये क्लेम सामने आते हैं कि नासा ने डेवन आइलैंड के लैंडस्केप को मार्स के फोटोज़ के रूप में फेक करके दिखाया है। नासा मार्स पर नहीं गया है,
उसने अपने साइंटिस्ट को, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको यहाँ पे भेजा, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक किया, उसके बाद इसको सोशल मीडिया पे और पूरे दुनिया के सामने वायरल किया है। हालांकि नासा का इस पर सीधी सीधी सफाई नासा ने इस स्टेटमेंट, इस आरोप पे अपनी देते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि डेवन आइलैंड एक एनालॉग साइट है हमारी और कोई मिस रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं किया गया है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे लोगों को भेजते हैं, लेकिन कुछ भी इस तरह की चीज़ हमने अभी तक नहीं की है, ये सब फेक है। यूएस बेसिकली रियल में मार्स पर गया है, ऐसा उनका कहना है। आज डेवन आइलैंड एक पोलर डेजर्ट है, साल भर स्नो आइस से ढका रहता है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर आज के समय पर -16 डिग्री तक जाता है और एवरेज रहता ही है, गिरता तो 20-25 डिग्री तक भी है माइनस में। एडवेंचर ट्रेवलर्स जो हैं वो भी कई बार यहाँ पे जाते हैं, स्पेशली जो एक्सपीडिशन क्रूज़ होते हैं उनके थ्रू नॉर्थ वेस्ट पैसेज को कवर करते हुए, जहाँ पे सेम वही नॉर्थ वेस्ट पैसेज जहाँ पे फ्रैंकलिन एक्सपीडिशन भी गया था, आपको याद होगा, 129 लोगों का क्रू पूरा जो गायब हो गया इस आइलैंड पर। लेकिन ये आइलैंड जो है वो आज भी सबूत सामने आते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी डेवन आइलैंड की कहानी, एक ऐसी जगह जिसे धरती का सबसे वीरानी जगह कहा जाता है, जो धरती का मार्स कहा जाता है। तो सोचा इसके बारे में आज आपको बताया जाए, एक अननोन जगह है, इसके बारे में जानकारी दी जाए। एपिसोड कैसा लगा बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा, अपने व्यू पॉइंट बताइएगा। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।